नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया और सूत्रों का दावा है कि इसी कड़ी में बीजेपी वसुंधरा राजे को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जिसके लिए पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे के सामने प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया। अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे को वहां से चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन वसुंधरा अपनी पुरानी सीट झालरापाटन से चुनाव लड़ना चाहती हैं। यानी सूत्रों की माने तो वसुंधरा की सीट पर पेच फंसा है, जिस पर मंथन के लिए राजस्थान में पार्टी की बैठक हुई। हालांकि पार्टी नेताओं ने मीडिया के सामने ऐसी कोई बात जाहिर नहीं की। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। वसुंधरा राजे 2003 से झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं और तब से कांग्रेस का वहां खाता तक नहीं खुला, जबकि जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर गहलोत का बोलबाला है। वो भी 2003 से वहां चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी वहां से वसुंधरा राजे को मैदान में उतारना चाहती है। और सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में पार्टी नेताओं की इस पर भी बात हुई कि अगर वसुंधरा नहीं मानी तो उनकी जगह चुनाव कौन लड़ेगा। अटकलें ये लगाई गई कि गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में मध्य प्रदेश की कहानी दोहरा सकती है और राजस्थान में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दे सकती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं का नाम शामिल है। यानी राजस्थान में भी पार्टी बड़े नामों पर दांव खेल सकती है कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला, जिसके बाद खबर आई कि राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले पर काम हो रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी राजस्थान में भी सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। उधर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जबरदस्त धमाके से दहल उठी। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गोदाम में अचानक आग लग गई। उज्बेकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि आग लगने से पहले वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एयरपोर्ट के पास जब विस्फोट हुआ तो पूरा शहर ही दहल उठा। वहां के मीडिया ने दावा किया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब 30 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। एक वीडियो में तो धमाके के बाद एक इमारत के शीशे ही टूटकर गिरते नजर आए। घटना से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें एक में विस्फोट के बाद दीवार गिरती दिखी तो वहीं दूसरी तस्वीर में जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद जबरदस्त आग लगी। तेज लपटों से उठने वाला धुआं आसमान छूने लगा और चारों तरफ चिंगारी फैलने लगी, जिसे देखकर लगा कि एक साथ कई पटाखे फूटे हों। हालात इतने खराब हो गए कि कई लोग आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद आसपास के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। ताशकंद एयरपोर्ट पर भी एक रनवे को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, जिसके बाद उज्बेकिस्तान की सरकार ने इस घटना की वजह की जानकारी दी और बिजली गिरने की वजह से आग लगने की आशंका जताई। यही नहीं, उज्बेकिस्तान सरकार ने जांच के लिए वहां एक टीम भी भेज दी, क्योंकि ताशकंद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगी भयानक आग ने वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया। घटना में घायल हुए लोगों की सही संख्या का तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आग की लपटें और दूर तक छिटकी चिंगारी देखकर अंदाजा लग गया कि जबरदस्त नुकसान हुआ। इस बीच सरकार ने बयान जारी किया और बिजली गिरने की वजह से आग लगने की आशंका जताई। पूरी जांच के लिए सरकार ने वहां एक खास प्रयोगशाला बना दी, जो पता लगाएगी कि आग बिजली गिरने से लगी या फिर किसी और वजह से। सोवियत संघ का हिस्सा रहा उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले देशों में एक है। वहां की पुरानी और जर्जर इमारतों में खराब इंतजाम की वजह से अक्सर आग लग जाती है। इस बीच डैनियल तूफान के बाद ग्रीस पर एलियास तूफान का कहर टूटा और मध्य ग्रीस में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ आ गई। कुछ हफ्ते पहले डैनियल तूफान ने ग्रीस में हजारों लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद ग्रीस में एलियास तूफान आ गया, जिसने मध्य ग्रीस में हाहाकार मचा दिया। तूफान की वजह से ग्रीस के एविया द्वीप में बाढ़ आ गई। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर बह रहे पानी और समंदर में फर्क करना मुश्किल हो गया। ग्रीस की मीडिया ने दावा किया कि एविया में तूफान की वजह से जो बाढ़ आई उसमें कई गांव डूब गए। तो वहीं वोलोस शहर में रात के अंधेरे में हुई बारिश ने लोगों को डरा दिया। तेज बिजली चमकी, जिसने माहौल को और डरावना बना दिया, जिसके बाद ऐसी बारिश हुई कि सड़कें गायब हो गईं और उन पर पानी बहने लगा, जिसमें चीजें बहने लगी। एलियास तूफान की वजह से कई घंटों तक हुई बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। प्रशासन ने भी हालात सुधरने तक लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि ग्रीस में एक बार फिर तूफान ने तबाही मचाई, जिसने कुछ दिन पहले आए डैनियल तूफान की याद दिला दी। क्योंकि भूमध्य सागर से उठे उस तूफान की वजह से ग्रीस में खूब बारिश हुई थी और करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर भूमध्य सागर से तूफान उठा, जिसका नाम एलियास है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तूफान भी आयोनियन सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से आया। आयोनियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है, जहां से उठा एलियास तूफान मध्य ग्रीस के एविया द्वीप से टकराया, जिसके बाद वहां बादल गरजे, बिजली चमकी और इतनी बारिश हुई कि लोगों को डैनियल तूफान की याद आ गई। जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि इस तूफान की वजह से कई घंटों तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद गांव तो गांव, शहरी इलाकों का भी बुरा हाल हो गया। कई गांवों के तो अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा।
इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में 26 सितंबर को एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की घटना की वजह सामने आ गई। इस घटना के वक्त ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में वो हादसा रिकॉर्ड हो गया, जिसमें ट्रेन चलाते वक्त उसका ड्राइवर अपने मोबाइल पर वीडियो कॉल करता दिखा, जिसकी वजह से उसने अपना बैग ऐसी जगह पर रख दिया जिससे वो ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। इस दौरान उस ट्रेन का दरवाजा भी खुलता और बंद होता दिखाई दिया, जबकि प्लेटफॉर्म पर लोग अपना सामान लेकर भागते नजर आए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन में मौजूद कर्मचारी नशे में थे और अपने मोबाइल में व्यस्त थे, जिसकी वजह से वो ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हालांकि रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक जांच के बाद 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जिनमें एक लोको पायलट समेत 4 टेक्निकल लोग भी शामिल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर उज्जैन में 12 साल की बच्ची का बलात्कार करने के आरोपी ऑटो ड्राइवर के पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की खबर सामने आई। हालांकि पुलिस के मुताबिक बिना वक्त गंवाए की गई कार्रवाई की वजह से उस आरोपी को दोबारा पकड़ने में कामयाबी मिल गई। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान बच्ची के रेप का आरोपी बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा कुछ पुलिस कर्मियों के भी जख्मी होने की खबर आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी को जांच के लिए घटना की जगह पर ले जाया गया था, लेकिन उसी वक्त मौका देखकर उसने भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया और थोड़ी दूर पर मौजूद एक दीवार से टकराकर वो जमीन पर गिर गया। कर्मियों को झटक करके भागा तो पुलिस कर्मियों ने इनका पीछा किया। 12 साल की बच्ची से दरिंदगी की खबर मिलने के बाद पुलिस ने ऑटो चलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक वो ऑटो ड्राइवर ही इस मामले में मुख्य आरोपी है। और उज्जैन में बच्ची के बलात्कार के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर वहां जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यही नहीं, उन महिलाओं ने सड़क जाम करके राज्य सरकार से महिलाओं की सुरक्षा की भी मांग की। आज बच्चियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं। उज्जैन में हुए नाबालिग बच्ची के बलात्कार के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई और एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। उधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी। पटना में बीजेपी के दफ्तर में हुए एक समारोह के दौरान सुशील मोदी ने नीतीश पर हमला बोला और इसी दौरान उन्होंने नीतीश की पार्टी जेडीयू के कुछ दिनों में खत्म हो जाने का दावा भी कर दिया। अगले 6-8 महीने में जनता दल का नामो निशान नहीं रहेगा। यही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की वजह से नीतीश की पार्टी के कई नेता उनका साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद पटना में बीजेपी के दफ्तर में सुशील मोदी की मौजूदगी में जेडीयू के पूर्व महासचिव राजू गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इस दौरान वहां सुशील मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और पूर्व मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। जेडीयू के पूर्व महासचिव राजू गुप्ता से पहले नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे रणवीर नंदन ने बिना वजह बताए पार्टी छोड़ दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। वहां बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच के एक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक लगने से रद्दी में बदल गए। बताया गया कि एक महिला ने कुछ दिनों पहले उस लॉकर में कुछ गहनों के साथ कैश रख दिया था और जब कुछ दिनों बाद उसने अपना लॉकर खोला तो उसमें रखे नोट रद्दी में तब्दील नजर आए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उस बैंक ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच इसमें ब्रांच के या बैंक के लेवल पे की जा रही है। बताया गया कि लॉकर के अंदर दीमक लगने से करीब 18 लाख रुपए के नोट बर्बाद हो गए। हालांकि बैंक की जांच के बाद ये तय होगा कि उस महिला को मुआवजा मिलेगा या नहीं। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के ऐलान से घबराकर तालिबान ने आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के करीब 200 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। एक रोज पहले ही यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान करीब 11 लाख अफगानी शरणार्थियों को बाहर निकालने की तैयारी में, क्योंकि उसका आरोप है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी ड्रग्स तस्करी के साथ आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देने के लिए टीटीपी की मदद करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बाहर निकालने का फैसला कर लिया। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान के इस फैसले से डरकर अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने टीटीपी के करीब 200 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। और एक रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी के ये वो आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के चित्राल पर हमला किया था। हालांकि तालिबान कई बार ये दावा कर चुके हैं कि टीटीपी से उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अफगानिस्तान में टीटीपी के आतंकियों की मौजूदगी को भी नकार दिया था, जबकि इस आतंकी संगठन को तालिबान का ही हिस्सा माना जाता है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। और पाकिस्तान से अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बाहर निकालने के फैसले के बाद अफगानिस्तान बॉर्डर पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान का दावा है कि 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद करीब 4 लाख अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान में अवैध तरीके से घुस आए थे। और आरोप है कि अफगानिस्तान से आए शरणार्थी आतंकियों की मदद करने के साथ आतंकी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि इसी वजह से आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हमले बढ़ते जा रहे हैं।
वहां की मीडिया का दावा है कि इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बाहर निकालने का फैसला ले लिया, जिससे अफगानिस्तान के लोग दहशत में आ गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास रह रहे शरणार्थियों के बीच तो अफगानिस्तान लौटने की होड़ लग गई। वहां से आए एक वीडियो में कई लोग अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान जाने के लिए बस का इंतजार करते नजर आए, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर टीटीपी के हमले बर्दाश्त नहीं करने वाला और इसीलिए उसने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए एक कदम उठाया। और पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि अफगानिस्तान के शरणार्थियों को निकालने के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका से भी संपर्क किया। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान के शरणार्थियों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत और जानकारी भी दी, ताकि पाकिस्तान के इस फैसले पर किसी तरह का कोई सवाल खड़ा ना हो। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान ने अवैध रूप से रह रहे अफगानी शरणार्थियों को निकालने का फैसला ले लिया, जिसके तहत पहले चरण में करीब 11 लाख शरणार्थियों को बाहर निकालने की तैयारी है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इस पर आगे बढ़ने से पहले वहां की सरकार ने अमेरिका से भी संपर्क साधा। इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानी शरणार्थियों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत दिए। खबर यह भी है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के फैसले पर सहमति जता दी। पाकिस्तान का दावा है कि उसे यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि तालिबान किसी भी कीमत पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। इधर बिहार के शिवहर से एक वीडियो सामने आने के बाद वहां के एक बैंक के गार्ड की हिम्मत की चर्चा होने लगी, क्योंकि उस गार्ड ने अकेले ही बैंक में लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया और पिस्तौल लेकर आए बदमाशों को खदेड़ दिया। और इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 नकाबपोश बदमाश पिस्तौल के दम पर उस बैंक के अंदर बैठे गार्ड को धमकाते नजर आए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान गार्ड ने हिम्मत दिखाकर उन बदमाशों को धकेलना शुरू कर दिया। तभी उनमें एक बदमाश ने गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश की और इस दौरान उन बदमाशों का एक और साथी वहां आ गया, लेकिन वो गार्ड तब भी नहीं रुका और उन्हें धकेलते हुए बैंक के बाहर ले गया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से घबराए वो बदमाश वहां से फरार हो गए। इस बीच राजस्थान के जोधपुर में घटी एक घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। वहां एक कार सवार ने बीच सड़क पर होमगार्ड के एक जवान को घसीट दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो आरोपी होमगार्ड के उस जवान को अपनी कार के बोनेट पर घसीटते हुए लेकर जाता दिखा और करीब आधा किलोमीटर घसीटने के बाद उसने ब्रेक मार दिया, जिससे वो जमीन पर आ गिरा। वीडियो में वो कार सवार ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए रफ्तार में भागता दिखा। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के उस जवान ने उस कार सवार को रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद वो जवान उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसे में जब उस कार सवार ने गाड़ी चलाने की कोशिश की तो उस जवान ने उस गाड़ी का बोनेट पकड़ लिया। इतने में उस कार सवार ने अपनी गाड़ी दौड़ा दी और वो जवान उस गाड़ी के बोनेट के साथ घिसटता चला गया। करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर उस कार सवार ने उसे नीचे गिरा दिया और वहां से फरार हो गया। इस घटना में उस जवान को काफी गंभीर चोटें आईं। उधर अमेरिका में शटडाउन से बचने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन विपक्षी सांसदों के आगे गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि अगर रिपब्लिकन पार्टी के सांसद नहीं माने तो अमेरिकी संसद से सरकार के लिए फंड जारी नहीं होगा। मतलब ये कि सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका के घुटनों पर आने की नौबत है, जिसके लिए वहां के राष्ट्रपति विपक्ष के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। और अमेरिका में 1 अक्टूबर से शटडाउन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मान जाएं इसका चांस कम नजर आया, जिसकी वजह से नौबत यह आ गई कि बाइडेन को विपक्षी सांसदों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। So the American people need our Republican friends in the House of Representatives to do their job. Fund the government. वैसे ट्रंप के शासन में भी अमेरिका में 35 दिन का शटडाउन हो चुका है, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था। अमेरिका में अब तक कुल 14 बार शटडाउन हो चुका है। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि अमेरिका पर शटडाउन का खतरा ऐसे वक्त में मंडराया है जब यूक्रेन में जंग चल रही है और बाइडेन ने मदद के नाम पर वहां पानी की तरह पैसा बहाया, जिसकी वजह से ट्रंप एंड कंपनी को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने बाइडेन को रोकने के लिए चिट्ठी तक लिखी, जिसके बाद अमेरिकी संसद के स्पीकर ने 1 अक्टूबर से वहां शटडाउन के संकेत दे दिए, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की यूक्रेन को दी गई मदद को माना गया, क्योंकि बाइडेन ने जेलेंस्की के अमेरिका दौरे पर एक बार फिर उन्हें आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया, जिसने रिपब्लिकन पार्टी की गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। हालांकि बाइडेन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संसद से सरकार के लिए फंड जारी कर दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन का सीधा मतलब है कि वहां पर कई तरह के सरकारी कामकाज ठप पड़ जाएंगे और देश के सिविल और डिफेंस सेक्टर से जुड़े करीब 33 लाख कर्मचारियों के सामने वेतन का संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि शटडाउन हुआ तो 40% सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका का कारोबारी साल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी की ज्यादातर सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। और शटडाउन से बचने के लिए नए कारोबारी साल में बाइडेन सरकार को विपक्ष की सहमति से नया फंड जारी करवाना ही होगा। ऐसा नहीं होने पर 1 अक्टूबर से शटडाउन होगा और अमेरिका में आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इधर राजस्थान के सीकर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी, क्योंकि उस वीडियो में नगर पालिका की बैठक के दौरान पार्षद एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते दिखे। नगर पालिका की सभा में ऐसा दंगल शुरू हो गया जैसे वहां कोई कुर्सियां फेंकने की प्रतियोगिता चल रही हो।
जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और नगर पालिका की बैठक में मौजूद दोनों पक्ष के पार्षद एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाने लगे। एक के बाद एक उस कमरे में मौजूद सारी कुर्सियां खिलौनों की तरह हवा में उछाल दी गई। लेकिन यह हंगामा यही नहीं थमा और वहां धक्का मुक्की भी होने लगी। इस बीच कुछ महिला पार्षद भी वहां मौजूद थीं और उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। हालांकि उन्हें बीच बचाव कर बाहर निकाल लिया गया, लेकिन करीब 10 मिनट तक चले इस ड्रामे की वजह से कई पार्षदों को चोट लग गई। बताया गया कि बैठक के दौरान किसी बात पर दोनों पक्षों के पार्षद आपस में गाली गलौज करने लगे और देखते ही देखते मामला एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने तक पहुंच गया। इस बीच पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 2015 में पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गिरोह की मदद करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया था। और उसी जांच कमेटी के आदेश पर चंडीगढ़ में मौजूद उनके घर पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जलालाबाद पुलिस ने दबिश दी। NDPS का केस है, अरेस्ट वारंट कितने हैं? कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस कितना अपने सियासी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਆ। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 2015 में पाकिस्तान से पंजाब के फाजिल्का में ड्रग्स की तस्करी करने के एक मामले में आरोपी बनाया गया। हालांकि 2015 में उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि पुलिस अगर चाहे तो उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके बाद इसी साल अप्रैल में इस मामले में एक SIT का गठन किया गया, जिसके आदेश पर सुखपाल सिंह खैरा को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर पंजाब में सियासी लड़ाई छिड़ गई, क्योंकि कांग्रेस ने इसे खैरा को फंसाने की साजिश बताया, जिसके बाद पंजाब की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी ने इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी, तब क्यों नहीं FIR में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? खेरा ने बचने के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करा लिया और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो गया। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी, क्योंकि इस वीडियो के जरिए तालिबान सरकार ने यह ऐलान किया कि उसने कंदहार म्यूजियम में कुख्यात आतंकी मुल्ला उमर से जुड़ी चीजें रख दी। मतलब यह कि तालिबान ने आतंकियों के म्यूजियम बनाने शुरू कर दिए, जिनमें आतंकी मुल्ला उमर की चप्पलें भी शामिल हैं। इस वीडियो में तालिबान सरकार का एक अधिकारी उन चप्पलों को हाथ में लेकर उन्हें तालिबान के लोगों के लिए सम्मान की चीज बताता नजर आया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान सरकार ने इस म्यूजियम में मुल्ला उमर की चप्पलों के अलावा उसके कपड़े और एक डायरी भी रखी है। और तालिबान सरकार का मानना है कि वहां पहुंचकर लोग उन चीजों से प्रेरणा ले सकेंगे, क्योंकि मुल्ला उमर को तालिबान आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। इसी वजह से तालिबान सरकार ने सम्मान के तौर पर कंदहार म्यूजियम में उसकी चप्पलों को रखने का फैसला लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि खुखार आतंकी मुल्ला उमर को तालिबान का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। मुल्ला उमर ही वो शख्स था जिसने 1994 में तालिबान की नींव रखी थी। और फिर उसके संगठन तालिबान ने 2 साल बाद यानी 1996 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। मुल्ला उमर को खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। इसी वजह से अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद मुल्ला उमर की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि उस पर $1 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 80 करोड़ रुपयों का इनाम भी रखा गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के मुताबिक मुल्ला उमर की मौत साल 2013 में हो गई थी। हालांकि आरोप लगा था कि तालिबान ने अपने सुप्रीम कमांडर की मौत का राज अगले 2 साल तक छिपाया था, जिसके बाद 2015 में मुल्ला उमर की मौत की घोषणा की गई थी। तालिबान का आतंकी म्यूजियम मुल्ला उमर को मिली म्यूजियम। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक 9वीं के छात्र पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाते नजर आए। और पिटाई की ये वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें अपनी पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। वीडियो में पहले वो छात्र घबराया हुआ एक दुकान के पास आता दिखा, जिसके पीछे वो तीनों आरोपी भी पहुंच गए और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान खुद को बचाने के लिए वो छात्र उस दुकान के दरवाजे पर बैठ गया, जबकि शोर सुनकर उस दुकान के अंदर से कुछ लोग बाहर निकल आए, जिन्हें देखते ही वो तीनों आरोपी वहां से भाग गए, जिसके बाद घायल हुए उस छात्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एग्जाम के बाद वो बाजार से निकलते हुए अपने घर जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में नकाबपोश लुटेरों के झुंड ने फिर सनसनी फैला दी। 2 दिन पहले वहां से 100 से ज्यादा बदमाशों के कपड़े, जूते और आईफोन चुराने के बाद लगातार दूसरी रात लूट हुई। इस बार वहां शराब की दुकानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पूरे शहर में शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा, क्योंकि न तो दुकानों में बेचने के लिए सामान बचा और न ही उनकी हालत खुलने लायक रही। जिसके बाद बर्बादी की ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जैसी भयानक दंगों में दिखती हैं। शराब की उस दुकान में घुसने के लिए बदमाशों ने उसके शटर को तोड़ डाला और कांच के दरवाजे का कचूमर निकाल दिया, और फिर तस्वीरों में दुकान के अंदर शेल्फ खाली और फर्श पर सामान बिखरा नजर आया। 2 दिन पहले भी फिलाडेल्फिया शहर में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी आईफोन के एक स्टोर से लेकर कपड़ों के शोरूम समेत कई दुकानें लूटी गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शक जताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया शहर की लूट के तार वहां एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हो सकते हैं।
2 दिन पहले वहां की एक कोर्ट ने एक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी उस पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ सभी आरोप रद्द कर दिए थे, जिसके बाद फिलाडेल्फिया में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मगर शाम को वो प्रदर्शन खत्म हो गए और उसके आधे घंटे बाद फिलाडेल्फिया पुलिस विभाग में इस बात की शिकायत करने के लिए फोन पर फोन बजने लगे कि वहां की कई दुकानों में लूट हो गई है। इसी वजह से शक जताया जाने लगा कि कहीं लुटेरे प्रदर्शनकारी तो नहीं थे, मगर पुलिस विरोध प्रदर्शनों और लूट के बीच कनेक्शन के कयासों को खारिज कर रही है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक एजेंट से पूछताछ की। सूत्र बताते हैं कि ISI के जिस एजेंट से पूछताछ हुई उसका नाम राहत राव है, जिससे करीब 2 घंटे तक आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में पूछताछ की गई। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कनाडा में ड्रग्स कारोबार को कंट्रोल करने के लिए निज्जर की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि निज्जर को रास्ते से हटाने के लिए खालिस्तानी आतंकी गुरतवंत सिंह पन्नू के साथ मिलकर ISI के 2 एजेंट राहत राव और तारिक किरियानी ने जाल बिछाया था। जबकि कुछ रोज पहले ये भी खबर सामने आई थी कि निज्जर की हत्या के पीछे ISI हो सकती है। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि कनाडा में रह रहे राहत राव और तारिक किरियानी भारत के खिलाफ माहौल तैयार करने के अलावा उन खालिस्तानी आतंकियों को भी हैंडल करते हैं जो भारत से वहां पहुंचते हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर उसके बेटे बलराज सिंह ने कनाडा की खुफिया एजेंसी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। कनाडा के सरी शहर में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने उसकी हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया था। हालांकि भारत ने ट्रूडो के आरोपों को नकार दिया, लेकिन उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब निज्जर के 21 साल के बेटे बलराज सिंह निज्जर ने कनाडा की खुफिया एजेंसी की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्र बताते हैं कि बलराज ने अपने बयान में यह दावा किया कि फरवरी महीने से निज्जर लगातार कनाडा के खुफिया अधिकारियों से मिलता था और हत्या से 6 दिन पहले भी उसने कनाडा के कई बड़े खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी बताते हैं कि आतंकी निज्जर को हमलावरों ने जब गोली मारी थी उस वक्त उसका बेटा बलराज उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर था। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि NIA के एक्शन के बाद खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों ने नेपाल बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में अपने गुर्गों को एक्टिव कर दिया। एक रोज पहले आतंकियों और गैंगस्टरों के गठजोड़ पर प्रहार करते हुए NIA ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 6 राज्यों में 51 जगहों पर छापेमारी की। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक NIA के इस एक्शन के बाद खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों ने नया प्लान तैयार कर लिया। सूत्र बताते हैं कि उस नए प्लान के तहत नेपाल बॉर्डर से लगने वाले यूपी और उत्तराखंड के जिलों में खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों ने अपने गुर्गे एक्टिव कर दिए, जिनमें यूपी के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के अलावा उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जिला भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के गुर्गों ने इन जिलों में ड्रग्स तस्करों के अलावा हथियार तस्करों के साथ भी संपर्क साधने शुरू कर दिए। खबर यह भी है कि इन जिलों से सिख समुदाय से जुड़े लड़कों को बरगलाकर कनाडा और दूसरे देशों में भेजा जा रहा है ताकि उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें खालिस्तानी आतंकी बनाया जा सके। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि खालिस्तानी आतंकियों की साजिश को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान उनके लिए टूल किट बनाने में जुट गया। मतलब भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर माहौल तैयार करने में खालिस्तानी आतंकी अकेले नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनकी हर मुमकिन मदद कर रही है। और सूत्रों के मुताबिक ISI कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अफसरों, पत्रकारों और उन सभी पाकिस्तानियों की मदद ले रही है जिनके सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर हैं। खुफिया सूत्र बताते हैं कि उन सभी लोगों को ISI खालिस्तान के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट के लिए कंटेंट दे रही है और उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि पोस्ट में किन हैशटैग का इस्तेमाल करना है। सूत्रों का दावा है कि ISI ने जो टूल किट तैयार की है उसमें खालिस्तान से जुड़ी कई भड़काऊ खबरों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा कनाडा के अलावा दूसरे देशों में रह रहे पाकिस्तानियों से भी सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ पोस्ट करवाई जा रही है। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर हैशटैग हरदीप सिंह निज्जर, हैशटैग खालिस्तान फ्रीडम रैली और हैशटैग खालिस्तान रेफरेंडम को ट्रेंड कराने में जुटा है। इधर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत में जारी तनाव के बीच दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में खालिस्तान के समर्थन में नारे लिख दिए गए। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस मामले की पड़ताल में जुट गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे किसने और किसके इशारे पर लिखे। भारत के खिलाफ और खालिस्तान के समर्थन में ये नारे दिल्ली के ISBT इलाके में एक फ्लाईओवर की दीवारों के अलावा कुछ दूसरी जगहों पर भी लिखे गए थे, जिसका पता चलते ही दिल्ली पुलिस ने फौरन उन दीवारों को पेंट करवा दिया। भारत के विरोध में और खालिस्तान के समर्थन में ये यहाँ पर पोस्टर, यहाँ पर स्लोगन लिखाया गया था।
दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अमेरिका में छिपे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर उसके गुर्गों ने इस काम को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस उस इलाके में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। इससे पहले 15 अगस्त और G20 सम्मेलन से पहले भी दिल्ली में खालिस्तान के समर्थन में ऐसे ही नारे लिखे गए थे और उन दोनों मामलों में पुलिस ने नारे लिखने वालों को गिरफ्तार कर लिया था। उधर खालिस्तान के मुद्दे पर जारी तनाव के बीच पंजाब में हिंदू नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खबर यह भी है कि कुछ हिंदू नेताओं को नजरबंद भी किया गया। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली कि खालिस्तान से जुड़े लोग पंजाब का माहौल खराब कर सकते हैं और इसीलिए पंजाब में कई हिंदू नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसके तहत लुधियाना में 10 और मोगा जिले में करीब 6 हिंदू नेताओं को कड़ी सुरक्षा दी गई। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी आशंका जताई कि पंजाब में टारगेट किलिंग को भी अंजाम दिया जा सकता है। इस बीच एशियन गेम्स में भारत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। पुरुषों की टीम ने इस इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया और कड़ी टक्कर देकर चीन की टीम को मात दे दी। भारतीय खिलाड़ी सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने यह कामयाबी हासिल की। ये ज्यादा प्राउडफुली फीलिंग है एकदम कि चाइना में मैच है और चाइना की ही टीम को बीट किया है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए इस टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उधर एशियन गेम्स में भारत की रोशिबिना देवी ने 60 किलोग्राम वुशु इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में उनका मुकाबला चीन की खिलाड़ी से हुआ और एशियन गेम्स में भारत की रोशिबिना देवी को मिली इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। साथ ही वुशु में शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी सराहना की। इधर एशियन गेम्स के 5वें दिन टेनिस मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने कजाकिस्तान की टीम को करारी शिकस्त दे दी, जिससे एशियन गेम्स में भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया। क्योंकि टेनिस मिक्स डबल्स में जीत के साथ ही रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और सेमीफाइनल में इस टीम को जीत मिली तो रजत पदक पक्का हो जाएगा और गोल्ड का भी चांस होगा। और एशियन गेम्स में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया। एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत ने शूटिंग, वुशु और घुड़सवारी इवेंट में 1 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या 25 हो गई, जिनमें 6 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही भारत एशियन गेम्स में 5वें स्थान पर पहुंच गया। एक रोज पहले तक भारत 6ठे स्थान पर बना हुआ था। इधर बिहार के मोतिहारी में आरजेडी के एक सम्मेलन में मारपीट की एक घटना से बवाल हो गया। आरोप है कि वहां आरजेडी के विधायक मनोज यादव ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब लालू यादव के पूर्व सचिव विनोद श्रीवास्तव उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे और इस बात से भड़के आरजेडी विधायक मनोज यादव मंच से नीचे उतर गए और अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ भी बरसाए। बताया गया कि मनोज यादव और विनोद श्रीवास्तव के बीच मतभेद होने की वजह से मनोज यादव मंच से नीचे उतरे और इस दौरान विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारेबाजी कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया और इसी बात से गुस्से से आग बबूला होकर मनोज यादव ने उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी। इस घटना में दोनों नेताओं के समर्थक भी आपस में भिड़ गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उधर कावेरी नदी के पानी के विवाद पर बेंगलुरु में बंद की वजह से सड़कों में लगे लंबे जैम ने वहां फंसे लोगों को रुला कर रख दिया। लेकिन आशंका जताई गई कि बेंगलुरु में लगा यह जैम महज ट्रेलर है, क्योंकि कर्नाटक में 29 सितंबर को पूरे राज्य में हुए बंद के ऐलान से हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, जिसकी वजह से लोग अभी से परेशान हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि बेंगलुरु के कई इलाकों से ट्रैफिक जैम की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें वहां के आउटर रिंग रोड पर कई किलोमीटर लंबा जैम लगा नजर आया, जिसे खुलवाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। लेकिन वहां के लोगों की मुश्किलें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने के विरोध में 29 सितंबर को पूरे कर्नाटक में बंद बुलाया गया है, जिसमें दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और बसें भी बंद रह सकती हैं। यहाँ तक कि कई जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद रखने का ऐलान हो चुका है और इसी वजह से वहाँ की कई निजी कंपनियों ने कर्मचारियों को अपने घरों से काम करने के निर्देश जारी कर दिए, ताकि उन्हें एक दिन पहले जैसा बेंगलुरु में हुआ उस तरह घंटों लंबे ट्रैफिक जैम से न जूझना पड़े। इस बीच बेंगलुरु से आई खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया। वहां जैम में फंसे एक आदमी ने खाना डिलीवर करने वाले एक ऐप के जरिए पिज्जा ऑर्डर किया और आधे घंटे बाद सड़क पर ही उस रेस्टोरेंट ने पिज्जा डिलीवर भी कर दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक पिज्जा कंपनी के 2 डिलीवरी बॉय वहां सड़क पर जैम में फंसे उस आदमी को पिज्जा डिलीवर करते नजर आए। बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड पर करीब 5 घंटे तक लंबा जैम लगा रहा। इधर बेंगलुरु में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ एक संगठन से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन महिलाओं ने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल महिलाएं पोस्टर बैनर के साथ सड़क पर डटी नजर आईं, लेकिन प्रदर्शन कर रही महिलाओं का गुस्सा सबसे ज्यादा राज्य के सांसदों पर फूटा। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों ने कावेरी नदी विवाद का मुद्दा संसद में नहीं उठाया। कर्नाटक में बीते कई दिनों से तमिलनाडु को पानी दिए जाने के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है।
अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग और किसान वहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बार महिलाओं ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के समर्थक विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करने के लिए भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। आकाश विजयवर्गीय को चुनाव में टिकट दिए जाने पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है और चर्चा है कि इस बार मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा जा सकता है। इसीलिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटे और इंदौर से भोपाल पहुंच गए। भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर लौटा दिया। कितने काम कर चुके हैं कि एक-एक जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर काम करने की भावना जागृत हो गई है। अब तक बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है, जिनमें इंदौर 3 विधानसभा सीट का नाम नहीं है, लेकिन इंदौर 1 विधानसभा सीट से इस बार आकाश के पिता और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया जा चुका है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी इस बार 30 से 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। इसीलिए आकाश के समर्थकों को इस बार उनकी टिकट काटे जाने का डर सताने लगा है। उधर बीएसपी के सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल करने के मामले की जांच लोकसभा कमेटी को सौंप दी गई। लोकसभा में चंद्रयान 3 की चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले को जांच के लिए लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। इससे पहले विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। इधर चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हुई। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने लालू यादव की सजा को बढ़ाने की मांग की, जिसमें अदालत ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए उनको 3.5 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे अधिकतम 7 साल तक बढ़ाने की मांग सीबीआई ने हाईकोर्ट से की। सीबीआई की इस याचिका पर अगली सुनवाई दिसंबर महीने में होगी। इस बीच पंजाब में बाढ़ से बेहाल सैकड़ों किसानों ने अमृतसर में मुआवजे की मांग पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर 3 दिन का रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया और इस आंदोलन के लिए रेलवे लाइन के पास बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, जिन्होंने रेल की पटरियों पर उतरकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन की वजह से वहां दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई, जिसके बाद प्रदर्शन वाली जगहों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। उत्तर भारत में आई बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और अब ये किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने रेल रोको आंदोलन छेड़ दिया। इस रेल रोको आंदोलन में शामिल होने वाले सभी प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। वहां उनके खाने पीने और बैठने का इंतजाम किया गया। इसके साथ ही ट्रॉलियों में सोने के लिए गद्दे भी लाए गए। यही नहीं, पंजाब के इन किसानों को हरियाणा के भी किसानों का साथ मिला। तो हरियाणा का किसान भी पंजाब के किसान के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की मांग है कि उन्हें कम से कम प्रति एकड़ 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। उधर स्पेन में 14 साल के एक छात्र के चाकू मारने की घटना से पूरा स्पेन दहल गया, क्योंकि उस छात्र ने अपने ही स्कूल के 3 टीचरों समेत 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिन दहाड़े वहां के हेरेस दे ला फ्रंटेरा शहर में हुई इस घटना से दहशत फैल गई, क्योंकि 14 साल के उस छात्र ने अपने ही स्कूल के 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें 3 टीचर भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक उस छात्र के पास से 2 चाकू बरामद किए गए, जिनसे उसने हमला किया था। बताया गया कि उस छात्र को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ देर के लिए उस स्कूल को भी सील कर दिया था। ऐसे में उस स्कूल के बाहर बच्चों के माँ बाप की भीड़ जमा हो गई, जो अपने बच्चों के उस स्कूल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इधर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बस और एक स्कूटर के बीच हुई टक्कर के बाद वहां लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई और थोड़ी देर बाद हादसे से नाराज लोगों ने उस बस को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें वो बस धू धू कर जलती दिखी और उसका धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगा। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। बताया गया कि उस बस ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे उस स्कूटर पर सवार दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए। बस इसी बात से वहां मौजूद लोग भड़क गए और उन्होंने उस बस को आग लगा दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों की टीम वहां पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परमाणु हमले की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने नेतन्याहू की धमकी पर कड़ा एतराज जताते हुए इजरायल पर ही एक्शन की मांग कर डाली और साफ कह दिया कि इजरायल की धमकियों का ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने आरोप लगाया कि इजरायल उसे परमाणु हमले की धमकी देकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया था, जिस पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर इजरायल पर एक्शन लेने की मांग कर डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल और अमेरिका कई बार ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। यही नहीं, नेतन्याहू तो यहाँ तक चेतावनी दे चुके हैं कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करके ही दम लेंगे। इस बीच ईरान ने अपने 2 दुश्मनों अमेरिका और इजरायल को नई टेंशन दे दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका और इजरायल से बढ़ती दुश्मनी के बीच ईरान ने एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ईरान का यह कदम पश्चिमी देशों के साथ उसके तनाव को और बढ़ा सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों को इस बात की आशंका है कि ईरान स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में करेगा। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक ईरान ने नूर 3 सैटेलाइट को धरती की सतह से 450 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया कि उस सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया। लेकिन ईरान के इस कदम से अमेरिका में भी हड़कंप मच गया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने दावा किया कि ईरान स्पेस प्रोग्राम की मिसाइलों की तकनीक से हजारों किलोमीटर दूर तक वार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है और वो ऐसी मिसाइल होंगी जो यूरोप के देशों तक को दहला दें। इधर आतंकवाद के समर्थन को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया। वहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मारे गए एक आतंकी की याद में सभा रख दी गई, जिससे साफ हो गया कि कश्मीर में आने वाले आतंकियों को पाकिस्तान ही भेजता है। क्योंकि शकील जाबाज नाम के उस आतंकी को भारतीय सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया था। भारतीय जवानों ने 4 सितंबर को उस आतंकी को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। लेकिन उस खुखार आतंकी की याद में पीओके के कोटली इलाके में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान वहां मंच पर कई आतंकी खतरनाक हथियार भी लहराते दिखे। शकील जाबाज PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था। आरोप है कि उसकी याद में पीओके में जो सभा आयोजित की गई उसमें पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकिस्तान का झंडा लगाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी सलमान को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी रईस फरार हो गया। आरोप है कि दोनों ने अपने मकान पर पाकिस्तान का झंडा लगाया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया। इधर भारतीय सेना ने गनर्स डे के मौके पर एक वीडियो जारी कर दुश्मन देशों को इशारों में कड़ा संदेश दे दिया। सेना की सबसे अहम मानी जाने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट के स्थापना दिवस को गनर्स डे के रूप में मनाया जाता है और गनर्स डे के मौके पर सेना की तरफ से आर्टिलरी रेजिमेंट की ताकत को दिखाने वाला एक वीडियो जारी किया गया। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। इस बीच मध्य प्रदेश के उमरिया से डराने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक बस ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भड़क गए और उस बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक आदमी हाथ में डंडा लेकर उस बस के शीशे तोड़ता नजर आया, जबकि इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसे रोकने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उसने बिना रुके उस बस की सभी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। आरोप है कि उस बस ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके बाद वो मोटरसाइकिल बस के पहिए के नीचे आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में उस मोटरसाइकिल सवार की जान बच गई, लेकिन इस घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर कनाडा की संसद में नाजी सैनिक के सम्मान के मामले से वहां के PM जस्टिन ट्रूडो ने पल्ला झाड़ लिया। इस मामले में कनाडा की जबरदस्त वजीयत हो चुकी है। उसे यहूदी समुदाय के लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, जिसके बाद कनाडा की संसद के स्पीकर एंटनी रोटा ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि इस गलती ने कनाडा की थू-थू करवा दी। हिटलर की सेना के सैनिक का संसद में सम्मान करने और उसके लिए तालियां बजाने पर कनाडा की खूब वजीयत हुई, लेकिन वहां के PM जस्टिन ट्रूडो ने तो इस पूरे मामले से पल्ला ही झाड़ लिया। वो इस घटना की सारी जिम्मेदारी रोटा पर डालकर खुद बचकर निकल गए। The speaker was solely responsible for the invitation and recognition of this man. यही नहीं, उन्होंने नाजी सैनिक यारोस्लाव होंका के लिए संसद में ताली बजने पर अफसोस जताया और ये जाहिर किया कि उन्हें ऐसा कुछ होने का अंदाजा तक नहीं था। This was a mistake that has deeply embarrassed Parliament and Canada. यहूदी समुदाय इस घटना के लिए ट्रूडो पर भी निशाना साध रहा है, जिसके बाद ट्रूडो को सफाई देने सामने आना पड़ा। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हिटलर की सेना में शामिल उस फौजी को कनाडा की संसद में सम्मान देने का विवाद घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। यूरोप के देश पोलैंड ने उनके प्रत्यर्पण की मांग कर डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड के कई यहूदियों की हत्या की थी, जिसके बाद पोलैंड ने उस नाजी फौजी के प्रत्यर्पण की मांग कर डाली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड चाहता है कि कनाडा उसे वो नाजी फौजी सौंप दे ताकि उन पर लगे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। कनाडा की संसद में 22 सितंबर को 98 साल के यारोस्लाव होंका का सम्मान हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि 98 साल के यारोस्लाव होंका एक नाजी फौजी थे, जिन्होंने हिटलर की सेना की तरफ से जंग लड़ी थी और यहूदियों का खून बहाया था। जिसके बाद कनाडा की फजीहत होने लगी। यही नहीं, पोलैंड कनाडा पर भड़क गया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने सबसे पहले पोलैंड पर ही हमला किया था और वहां रहने वाले लाखों यहूदियों की हत्या कर दी थी। और आरोप है कि यारोस्लाव होंका हिटलर की तरफ से लड़े थे। उधर इजराइल के नागरिक 30 नवंबर से बिना वीजा के अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए अमेरिका की बाइडेन सरकार ने इजराइल को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया जिन्हें वीजा पर छूट दी गई, जिसका मतलब है कि इजराइल के नागरिकों को अमेरिका जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। अमेरिका ने वीजा छूट कार्यक्रम के तहत इजराइल समेत 40 देशों के नागरिकों को यह छूट दी, जिसके तहत इन देशों के नागरिक बिना वीजा के 3 महीने के लिए अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं।
इधर चीन से तनाव के बीच ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी बनाने का दावा कर दिया। यही नहीं, दुनिया को ताइवान ने उस ताकतवर पनडुब्बी की पहली झलक भी दिखा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन किसी भी वक्त उसके खिलाफ जंग छेड़ देगा। इसलिए ताइवान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ने 7 साल की मेहनत के बाद अपनी पहली स्वदेशी ताकतवर पनडुब्बी बना ली। और यही नहीं, दुनिया के सामने ताइवान ने इसका प्रदर्शन भी कर दिया। इस दौरान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन भी वहां मौजूद रहीं और उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि अगर चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार किया तो उनकी नौसेना उस पर हमला कर देगी। मीडियन लाइन अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ऐसी 8 पनडुब्बियां बनाने में जुटा है ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को रोका जा सके। हालांकि चीन ने ताइवान की पनडुब्बी का मजाक उड़ा दिया और तंज कसा कि ताइवान को जब चाहे तब वो अपनी मुट्ठी में करने की ताकत रखता है। उधर ताइवान पर हमले की ताक में बैठे चीन ने पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी जो समंदर के ऊपर दौड़ेगी। बड़ी बात यह कि चीन ने यह ट्रेन ताइवान स्ट्रेट के नजदीक लॉन्च की, जिसे चीन के फुजियान प्रांत से शुरू किया गया। चीन की एक क्रॉस सी बुलेट ट्रेन समंदर के ऊपर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। यानी चीन ने बेधड़क होकर ताइवान स्ट्रेट के पास आने जाने का मन बना लिया, क्योंकि चीन का फुजियान प्रांत ताइवान के बहुत करीब है और वहां क्रॉस सी बुलेट ट्रेन चलने का मतलब यह हुआ कि चीन ताइवान स्ट्रेट में घुसने वाला है। यही नहीं, इस ट्रेन की मदद से उसकी सेना का सामान ताइवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि चीन ताइवान स्ट्रेट पर अपना कब्जा जताता है और वहां किसी भी तरह की मीडियन लाइन को नहीं मानता। जबकि ताइवान अमेरिका की बनाई मीडियन लाइन को मानता है और चीन के उसे पार करने पर विरोध करता है। लेकिन क्रॉस सी बुलेट ट्रेन चलाकर चीन ने ताइवान स्ट्रेट को नापने की तैयारी कर ली, क्योंकि फुजियान प्रांत से चलने वाली ये ट्रेन ताइवान स्ट्रेट के बहुत नजदीक से गुजरेगी। इधर गुजरात के बनासकांठा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया जिससे पूरे गुजरात में सनसनी फैल गई, क्योंकि उस वीडियो में कुछ बदमाश एक टोल प्लाजा पर लाठियों से हमला करते दिखे, जिसकी वजह से उस टोल प्लाजा में मौजूद कर्मचारी वहां से भाग गए। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें वो बदमाश उस टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करते दिखे। इस दौरान उन्होंने अपने मुंह ढके हुए थे। वीडियो में पहले एक बदमाश उस टोल प्लाजा पर लाठियों से हमला करता दिखा और फिर उसके दूसरे साथी भी वहां आ गए। उन्होंने भी उस टोल प्लाजा पर जमकर लाठियां बरसाईं। इस दौरान वहां से गाड़ियां भी गुजर रही थीं, लेकिन उन बदमाशों को किसी का खौफ नहीं था और वो लगातार उस टोल प्लाजा में तोड़फोड़ करते रहे और जब वो टोल प्लाजा पूरी तरह तहस नहस हो गया तो वो वहां से फरार हो गए। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक कोमा में जाने की खबरों के बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। उस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रमजान कादिरोव बिल्कुल स्वस्थ नजर आए। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक ये मुलाकात मॉस्को में हुई। यही नहीं, दावा किया गया कि उस मुलाकात के बाद यूक्रेन जंग में पुतिन ने रमजान कादिरोव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। कुछ रोज पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि पुतिन के वफादार और चेचनिया के कमांडर रमजान कादिरोव कोमा में है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन उन दावों को खुद रमजान कादिरोव ने ही नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि जानबूझकर उनके बीमार होने की खबरें फैलाई गईं ताकि इसका फायदा उनके दुश्मन उठा सकें। इधर भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने इस बात की जानकारी दी कि इस साल 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को वीजा जारी किया गया। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक यह आंकड़ा 2019 से पहले की तुलना में 20% ज्यादा है और 2023 में 10 लाख भारतीयों को वीजा देने के साथ ही अमेरिका ने भारत के साथ मजबूत हो रहे रिश्ते का भी जिक्र किया। 2019 के बाद से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस बीच गुजरात के कच्छ में पुलिस की टीम ने 500 करोड़ की कीमत के ड्रग्स जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के डर से कोई बदमाश ड्रग्स की उस बड़ी खेप को लावारिस छोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खबर मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और करीब 80 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त कर लिए। इसके साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इधर तेलंगाना के हैदराबाद में हुए एक गणेश विसर्जन कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश में होने लगी, क्योंकि उसमें डांस करने वाले एक पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पुलिस अधिकारी दिल खोलकर डांस करते दिखे। गणेश विसर्जन के मौके पर जैसे ही गाने बजने लगे वो पुलिस अधिकारी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के सामने जमकर डांस किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उनके लिए जमकर तालियां बजाईं। वीडियो में उनके अलावा कई और पुलिस अधिकारी भी डांस करते दिखे। इस बीच राजस्थान के कोटा में सड़क पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब 2 महिला होमगार्डों ने एक आदमी की डंडों से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और उसी भीड़ के बीच उन महिला होमगार्डों ने उस आदमी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक होमगार्ड उस आदमी को बीच सड़क पर पीटती दिखाई दी, लेकिन तभी पिट रहे उस आदमी ने डंडे को पकड़ लिया। उसी वक्त वहां मौजूद दूसरी होमगार्ड ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मना किया था ना, जब घर पे ना हो तो नो बदमाशी। When will you learn? Angry eyes. Angry eyes and all. लग गए। लगाना है तो पूरे घर में फिनोलेक्स LED लगाओ। When will you learn? So no stress, फिनोलेक्स। राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया और सूत्रों का दावा है कि इसी कड़ी में बीजेपी वसुंधरा राजे को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना चाहती है, जिसके लिए पार्टी की ओर से वसुंधरा राजे के सामने प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया। अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे को वहां से चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन वसुंधरा अपनी पुरानी सीट झालरापाटन से चुनाव लड़ना चाहती हैं। यानी सूत्रों की माने तो वसुंधरा की सीट पर पेच फंसा है, जिस पर मंथन के लिए राजस्थान में पार्टी की बैठक हुई। हालांकि पार्टी नेताओं ने मीडिया के सामने ऐसी कोई बात जाहिर नहीं की। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। वसुंधरा राजे 2003 से झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं और तब से कांग्रेस का वहां खाता तक नहीं खुला, जबकि जोधपुर की सरदारपुरा सीट पर गहलोत का बोलबाला है। वो भी 2003 से वहां चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी वहां से वसुंधरा राजे को मैदान में उतारना चाहती है। और सूत्रों ने बताया कि राजस्थान में पार्टी नेताओं की इस पर भी बात हुई कि अगर वसुंधरा नहीं मानी तो उनकी जगह चुनाव कौन लड़ेगा। अटकलें ये लगाई गई कि गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान में मध्य प्रदेश की कहानी दोहरा सकती है और राजस्थान में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दे सकती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं का नाम शामिल है। यानी राजस्थान में भी पार्टी बड़े नामों पर दांव खेल सकती है कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला, जिसके बाद खबर आई कि राजस्थान में भी इसी फॉर्मूले पर काम हो रहा। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी राजस्थान में भी सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। उधर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद जबरदस्त धमाके से दहल उठी। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक गोदाम में अचानक आग लग गई। उज्बेकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि आग लगने से पहले वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एयरपोर्ट के पास जब विस्फोट हुआ तो पूरा शहर ही दहल उठा। वहां के मीडिया ने दावा किया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि करीब 30 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। एक वीडियो में तो धमाके के बाद एक इमारत के शीशे ही टूटकर गिरते नजर आए। घटना से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें एक में विस्फोट के बाद दीवार गिरती दिखी तो वहीं दूसरी तस्वीर में जोरदार धमाका सुनाई दिया, जिसके बाद जबरदस्त आग लगी। तेज लपटों से उठने वाला धुआं आसमान छूने लगा और चारों तरफ चिंगारी फैलने लगी, जिसे देखकर लगा कि एक साथ कई पटाखे फूटे हों। हालात इतने खराब हो गए कि कई लोग आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद आसपास के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। ताशकंद एयरपोर्ट पर भी एक रनवे को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, जिसके बाद उज्बेकिस्तान की सरकार ने इस घटना की वजह की जानकारी दी और बिजली गिरने की वजह से आग लगने की आशंका जताई। यही नहीं, उज्बेकिस्तान सरकार ने जांच के लिए वहां एक टीम भी भेज दी, क्योंकि ताशकंद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगी भयानक आग ने वहां की सरकार को हिलाकर रख दिया। घटना में घायल हुए लोगों की सही संख्या का तो ऐलान नहीं किया गया, लेकिन आग की लपटें और दूर तक छिटकी चिंगारी देखकर अंदाजा लग गया कि जबरदस्त नुकसान हुआ। इस बीच सरकार ने बयान जारी किया और बिजली गिरने की वजह से आग लगने की आशंका जताई। पूरी जांच के लिए सरकार ने वहां एक खास प्रयोगशाला बना दी, जो पता लगाएगी कि आग बिजली गिरने से लगी या फिर किसी और वजह से। सोवियत संघ का हिस्सा रहा उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के कुछ सबसे अधिक आबादी वाले देशों में एक है। वहां की पुरानी और जर्जर इमारतों में खराब इंतजाम की वजह से अक्सर आग लग जाती है।
इस बीच डैनियल तूफान के बाद ग्रीस पर एलियास तूफान का कहर टूटा और मध्य ग्रीस में जबरदस्त बारिश के बाद बाढ़ आ गई। कुछ हफ्ते पहले डैनियल तूफान ने ग्रीस में हजारों लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद ग्रीस में एलियास तूफान आ गया, जिसने मध्य ग्रीस में हाहाकार मचा दिया। तूफान की वजह से ग्रीस के एविया द्वीप में बाढ़ आ गई। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर बह रहे पानी और समंदर में फर्क करना मुश्किल हो गया। ग्रीस की मीडिया ने दावा किया कि एविया में तूफान की वजह से जो बाढ़ आई उसमें कई गांव डूब गए। तो वहीं वोलोस शहर में रात के अंधेरे में हुई बारिश ने लोगों को डरा दिया। तेज बिजली चमकी जिसने माहौल को और डरावना बना दिया, जिसके बाद ऐसी बारिश हुई कि सड़कें गायब हो गईं और उन पर पानी बहने लगा, जिसमें चीजें बहने लगी। एलियास तूफान की वजह से कई घंटों तक हुई बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। प्रशासन ने भी हालात सुधरने तक लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि ग्रीस में एक बार फिर तूफान ने तबाही मचाई, जिसने कुछ दिन पहले आए डैनियल तूफान की याद दिला दी। क्योंकि भूमध्य सागर से उठे उस तूफान की वजह से ग्रीस में खूब बारिश हुई थी और करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। और एक बार फिर भूमध्य सागर से तूफान उठा जिसका नाम एलियास है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तूफान भी आयोनियन सागर में लो प्रेशर सिस्टम बनने की वजह से आया। आयोनियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है, जहां से उठा एलियास तूफान मध्य ग्रीस के एविया द्वीप से टकराया, जिसके बाद वहां बादल गरजे, बिजली चमकी और इतनी बारिश हुई कि लोगों को डैनियल तूफान की याद आ गई। जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि इस तूफान की वजह से कई घंटों तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद गांव तो गांव, शहरी इलाकों का भी बुरा हाल हो गया। कई गांवों के तो अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। उधर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी कर दी। पटना में बीजेपी के दफ्तर में हुए एक समारोह के दौरान सुशील मोदी ने नीतीश पर हमला बोला और इसी दौरान उन्होंने नीतीश की पार्टी जेडीयू के कुछ दिनों में खत्म हो जाने का दावा भी कर दिया। अगले 6-8 महीने में जनता दल का नामो निशान नहीं रहेगा। यही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की वजह से नीतीश की पार्टी के कई नेता उनका साथ छोड़ने पर मजबूर हो गए। जिसके बाद पटना में बीजेपी के दफ्तर में सुशील मोदी की मौजूदगी में जेडीयू के पूर्व महासचिव राजू गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। और इस दौरान वहां सुशील मोदी के साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और पूर्व मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। जेडीयू के पूर्व महासचिव राजू गुप्ता से पहले नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे रणवीर नंदन ने बिना वजह बताए पार्टी छोड़ दी थी। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। वहां बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ब्रांच के एक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक लगने से रद्दी में बदल गए। बताया गया कि एक महिला ने कुछ दिनों पहले उस लॉकर में कुछ गहनों के राजस्थान के कोटा में सड़क पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब 2 महिला होमगार्डों ने एक आदमी की डंडों से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और उसी भीड़ के बीच उन महिला होमगार्डों ने उस आदमी पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक होमगार्ड उस आदमी को बीच सड़क पर पीटती दिखाई दी, लेकिन तभी पिट रहे उस आदमी ने डंडे को पकड़ लिया। उसी वक्त वहां मौजूद दूसरी होमगार्ड ने उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पिटाई से बौखलाया आदमी ने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन वो दोनों होमगार्ड उसे देर तक पीटती रही। महिला होमगार्डों ने आरोप लगाया कि वो आदमी उन पर पैसे मांगने के झूठे आरोप लगा रहा था, साथ ही उसके नशे में होने का भी आरोप लगाया गया। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में सड़क हादसे के बाद एक कार और एक स्कूल बस के जलने का खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो दोनों गाड़ियां धू कर जलती दिखी, जबकि उस बस के ड्राइवर की मौत हो गई। और इस घटना के बाद वहां मौजूद दमकल विभाग की टीम उस आग पर काबू पाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बस की खिड़कियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी और चारों तरफ काले धुएं का गुबार फैलता नजर आया, जबकि हादसे के बाद कार के परखचे उड़ गए, जिसके बाद वो पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया गया कि वहां उस स्कूल बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, जिसके बाद उनमें आग लग गई और इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। इस बीच पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के मुस्लिमों की मस्जिदों के बाद अब कब्रों में भी तोड़फोड़ के कई मामले सामने आए। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों में गिने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें मुसलमान ही नहीं मानता और इसी वजह से उनकी मस्जिदों पर हमलों की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन अब अहमदिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ इलाकों में उनके समुदाय के लोगों की कब्रों में भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में पंजाब प्रांत के डस्का में अहमदिया समुदाय की 74 कब्रों को निशाना बनाया गया। इससे पहले भी अहमदिया समुदाय की कई मस्जिदों को पाकिस्तान में तोड़े जाने के आरोप लगे थे और अब दावा किया गया कि कुछ उपद्रवियों ने पंजाब प्रांत में अहमदिया समुदाय के लोगों की कब्रों को तोड़ दिया, जिसके बाद वहां फिर एक बार तनाव बढ़ गया। इधर आरजेडी के सांसद मनोज झा के लिए गृह मंत्रालय से वाई कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की गई। आरजेडी की तरफ से इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी गई और उस चिट्ठी में आशंका जाहिर की गई कि आरजेडी सांसद मनोज झा की जान को खतरा है। आरोप यह लगाया गया कि राज्यसभा में मनोज झा के ठाकुर का कुआं कविता पढ़ने पर लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
उधर नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 3 तलाक कानून को नजीर मानते हुए बड़ा फैसला सुना दिया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। और नेपाल की सबसे बड़ी अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को तुरंत तलाक लेने की आजादी नहीं है। अपने इस फैसले में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने भारत की अदालतों के फैसले का उदाहरण दिया, जिसमें कानूनी प्रक्रिया से ही तलाक लेने को उचित बताया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जर्मनी ने इजरायल के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल खरीदने के लिए एक बड़ी डील कर ली। दावा किया गया कि जंग में यूक्रेन का साथ देने की वजह से जर्मनी समेत नेटो के कई सदस्य देश पुतिन के दुश्मन बन गए और पुतिन उन पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ऐसे में दावा किया गया कि इस खतरे से निपटने के लिए जर्मनी वक्त रहते अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया और इजरायल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बड़ी डील कर ली। एरो 3 को बैलिस्टिक मिसाइलों का किलर माना जाता है, क्योंकि यह आसमान में करीब 2500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है और रेंज में आते ही उस मिसाइल के चिथड़े भी उड़ा सकता है। इस खतरनाक हथियार को इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। ऐसे में अमेरिका से मंजूरी मिलते ही जर्मनी और इजरायल के बीच एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समझौते की डील हो गई। उधर CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पानी की तरह पैसे बहा रहे चीन ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दे दिया और उसके साथ सहयोग बढ़ाने से हाथ खड़े कर दिए। CPEC एक रूट है जो चीन को पाकिस्तान से जोड़ेगा। मगर जब पाकिस्तान का खजाना खाली हुआ तो उसके सुख दुख में साथ देते आए चीन ने भी आखिरकार उसे दगा दे दी। बताया गया कि चीन ने CPEC के तहत ऊर्जा, पानी और क्लाइमेट चेंज के मसलों पर पाकिस्तान के साथ मिलकर और काम करने से इनकार कर दिया। CPEC हाईवे, रेल और पाइपलाइनों का ऐसा रूट है जो उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन अरब सागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है ताकि वो भारत को घेर सके। इधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने चीन में वीगर मुसलमानों पर शोषण का आरोप लगाते हुए उन कंपनियों पर यह कार्रवाई की और आरोप लगाया कि चीन की वो तीनों कंपनियां वीगर मुसलमानों से फैक्ट्रियों में जबरन मजदूरी करवा रही हैं। यही नहीं, अमेरिका ने दावा किया कि चीन में वीगर मुसलमानों से जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। वीगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहते हैं और इनकी आबादी लाखों में। अमेरिका की ताजा रिपोर्ट कहती है कि चीन इन लाखों वीगर मुसलमानों पर टॉर्चर करता है, उनका यौन शोषण करता है और जबरन उन्हें हिरासत में लेकर उनकी नसबंदी करवाता है। इसी वजह से अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों के उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उन कंपनियों के उत्पादों को ब्लैकलिस्ट करते हुए अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के नरसंहार का भी जिक्र किया, लेकिन चीन इन आरोपों को नहीं मान रहा। उसने आरोप लगाया कि ये सब उसकी इमेज खराब करने के लिए किया गया। इस बीच पंजाब के मोगा से चौंका देने वाली एक खबर सामने आई। वहां 40 साल के एक आदमी के पेट से ईयरफोन, लॉकेट, सेफ्टी पिन, नट बोल्ट और चुंबक जैसी कई चीजें निकली, जिन्हें डॉक्टरों की टीम ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद उस आदमी के पेट से निकाला, क्योंकि वो आदमी लंबे वक्त से पेट दर्द, उल्टी और बुखार जैसी दिक्कतों से जूझ रहा था। पर हालत उनकी क्रिटिकल है, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ है, पेशेंट वेंटिलेटर पे, कोशिश कर रहे हैं। उस आदमी के परिवार वालों के मुताबिक वो मानसिक तौर पर परेशान रहता था। इधर शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे सेंसेक्स 610 अंक गिरकर बंद हुआ। इस दौरान BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट रही और सबसे ज्यादा बिकवाली IT, FMCG, ऑटो और मेटल शेयरों में हुई, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 65,508 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी 192 अंकों की गिरावट के साथ 19,523 के स्तर पर पहुंच गया। उधर खबर है कि भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता पर सवाल उठाने पर चीन का एक वैज्ञानिक अपने ही घर में घिर गया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन के उस वैज्ञानिक ने भारत के चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने पर सवाल खड़े किए। लेकिन भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर सवाल उठाते ही वो वैज्ञानिक अपने ही देश में घिर गया। चीन के उस वैज्ञानिक ने तर्क दिया कि चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी छोटा है और इसीलिए वहां पर सुरक्षित लैंडिंग नहीं हो सकती, जिसके जवाब में चीन के ही एक दूसरे वैज्ञानिक ने उसके दावे की हवा निकालते हुए भारत के मिशन चंद्रयान 3 की तारीफ कर दी। यानी भारत के चांद पर कदम रखने को चीन बचा नहीं पा रहा है। चीन की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द चांद पर अपनी बस्ती बसाए, लेकिन अब जब उसे अमेरिका और भारत से कड़ी चुनौती मिलने लगी तो चीन के वैज्ञानिक उल्टा सीधा तर्क देने लगे। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया था। इस बीच रूस का एक स्पेसक्राफ्ट 1 साल से ज्यादा वक्त तक अंतरिक्ष में रहे अपने 2 और अमेरिका के एक अंतरिक्ष यात्री को लेकर पृथ्वी पर लौट आया। वो तीनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 371 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लैंड हुए, जबकि रूस और अमेरिका के तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने पहले ही धरती पर लौटना था, मगर तब उनके स्पेसक्राफ्ट में दिक्कत आ गई थी और उन्हें दूसरे स्पेसक्राफ्ट के इंतजार में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर और 191 दिन तक रहना पड़ा। मगर स्पेसक्राफ्ट में आई खराबी की वजह से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो के नाम एक रिकॉर्ड बन गया।
उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस में रहने वाले किसी अमेरिकी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उधर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने आखिरकार ये बात मान ही ली कि वहां की सेना पाकिस्तान की सत्ता में बड़े पैमाने पर दखल रखती है। उन्होंने तुर्की के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान इस बात पर हामी भरी और ये कबूल किया कि पाकिस्तान में पर्दे के पीछे से सरकार चलाने का काम हमेशा से ही सेना ने किया। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी सियासत में सेना एक अहम भूमिका निभाती है, जिसका मतलब ये कि वहाँ जो कुछ भी होता है उसमें सेना का दखल जरूर होता है। हालांकि उन्होंने इस मामले में सेना की जमकर तारीफ भी की। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान के नेताओं ने अक्सर अपनी गलतियों का ठीकरा सेना पर फोड़ा, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तानी सेना की छवि खराब हुई। इस दौरान उन्होंने ये आरोप तक लगा दिया कि कई प्रधानमंत्रियों से सत्ता की बागडोर नहीं संभली, जिसकी वजह से सेना को आगे आकर हालात पर काबू पाना पड़ा। इधर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को रोकने की मांग वाली अर्जी वहां की जिला अदालत ने खारिज कर दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने एएसआई के सर्वे को रोकने के लिए याचिका दाखिल की थी और उस अर्जी में आरोप लगाया गया कि एएसआई का सर्वे नियम के खिलाफ किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की इस अर्जी को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट वाराणसी के डीएम को एएसआई के सर्वे में मिल रहे सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दे चुकी है। उधर गुजरात के द्वारका में एक संदिग्ध नाव मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। द्वारका की पुलिस ने उस नाव पर सवार 3 ईरानी और एक भारतीय नागरिक को हिरासत में ले लिया और द्वारका के ओखा के पास मिली नाव की तलाशी ली गई तो उस नाव से एक सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस नाव से आए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुट गई। इस बीच यूरोप के देश पोलैंड ने अपने देश में पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए अमेरिका से समझौता कर लिया। पोलैंड के मुताबिक वो इस प्लांट का इस्तेमाल बिजली बनाने में करेगा, जिसके लिए उसने अमेरिका से हाथ मिला लिया। पोलैंड इससे पहले रूस से मिलने वाली गैस पर निर्भर था, लेकिन जंग की वजह से रूस ने यूरोप के देशों की गैस के कोटे में कटौती कर दी, जिससे पोलैंड ठिठुर गया। यही वजह रही कि उसने परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए तेजी से कदम आगे बढ़ाए और अमेरिका के साथ मिलकर अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली। हालांकि उसके इस प्रोजेक्ट पर उसके पड़ोसी देश जर्मनी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन माना जा रहा है कि पोलैंड ने इसके लिए अमेरिका से हाथ मिलाकर एक तीर से 2 निशाने साध लिए, जिसका मतलब ये कि एक तो उसके परमाणु प्लांट लगाने की योजना में तेजी आ गई, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के होने से जर्मनी ने भी इस विरोध को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इधर भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को आज चेन्नई में उनके आवास पर निधन हो गया। उनकी उम्र 98 साल थी और वो काफी दिनों से बीमार थे और उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के प्रयास से ही भारत गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका था। इसी वजह से उन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हो सकती हैं। दिवाली के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें न्योता भेजा और माना जा रहा है कि इस दीपोत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो सकती हैं। इस साल दीपोत्सव कार्यक्रम में 21 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उधर अमेरिका और सऊदी अरब की नाजुक मोड़ से गुजर रही दोस्ती में मोटी दरार डालने के लिए चीन ने बड़ा दांव चल दिया। चीन ने सऊदी अरब के साथ समंदर में युद्ध अभ्यास करने का ऐलान किया। दोनों देशों की नौसेनाओं की ये एक्सरसाइज अगले महीने चीन में होगी और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उस सैन्य अभ्यास के जरिए चीन अपने दुश्मन अमेरिका और उसके पुराने साथी रहे सऊदी अरब के बीच दुश्मनी के बीज बोने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। सऊदी अरब पश्चिम एशिया का बड़ा और ताकतवर देश है। वो दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में, उससे दोस्ती की वजह से अमेरिका का पश्चिम एशिया में अच्छा खासा दखल रहा है। मगर बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आई है। चीन इसी बात का फायदा उठाकर सऊदी अरब को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है, ताकि वो पश्चिम एशिया से अमेरिका को बेदखल कर सके और वहाँ अपनी पैठ बना सके। अपने इसी प्लान के तहत चीन ने इसी साल मार्च में सऊदी अरब की ईरान से दोस्ती करवाई थी। इस बीच अपने पड़ोस में पैर पसारते अमेरिका से डरकर चीन ने उसे धमकी दे डाली कि अगर उसने अपने सैन्य गठबंधनों का विस्तार किया तो चीन उसका जमकर विरोध करेगा। चीन को इस बात का डर है कि कहीं अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में दूसरा नेटो न खड़ा कर दे, क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में अमेरिका बहुत ही तेजी से चीन को घेरने के लिए जाल बिछाता जा रहा है। चीन के पूर्व में ताइवान अमेरिका की टीम में है। चीन के दक्षिण में फिलीपींस भी अमेरिका का साथी है, बल्कि वो तो अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसों पर एंट्री भी दे चुका है। इसी इलाके में ऑस्ट्रेलिया भी चीन का नया दुश्मन बना है और वो भी अमेरिका के साथ खड़ा है। बचे जापान और दक्षिण कोरिया, तो वो भी अमेरिका के पुराने दोस्त हैं। इसलिए चीन के मन में खौफ घर कर गया है कि कहीं अमेरिका हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में भी नेटो जैसा सैन्य गठबंधन न बना ले। यही वजह रही कि चीन ने धमकी दी कि वो सैन्य गठबंधनों के विस्तार का विरोध करेगा। उधर अपनी कंपनियों और कुछ नागरिकों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने पर चीन भड़क गया। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान को ड्रोन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने में मदद करने के आरोप में चीन के खिलाफ यह कदम उठाया था।
जिसे चीन ने अपने नागरिकों और कंपनियों का दमन बताया और अमेरिका को चेतावनी दी कि वो अपना फैसला वापस ले। ईरान के ड्रोन यूक्रेन की जंग में रूस की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो कहता है कि उसने यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस को अपने ड्रोन नहीं दिए। पर अमेरिका को ईरान की बात पर विश्वास नहीं, इसलिए पिछले हफ्ते अमेरिका ने न सिर्फ ईरान पर एक्शन लिया बल्कि उसकी मदद करने के आरोप में चीन, तुर्की और रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। इसी बात पर चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट पहुंच गए और वहां दुकानों में काम करने वाले कारीगरों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने उन कारीगरों के काम की सराहना भी की। और राहुल गांधी फर्नीचर मार्केट में औजार लेकर उनके साथ काम में हाथ आजमाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लकड़ी का काम करने वाले उन कारीगरों से हुनर भी सीखने की कोशिश की। उधर राजस्थान के कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के एक लड़के के सुसाइड करने से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाला छात्र अपने पिता और बहन के साथ वहां रहकर पढ़ाई कर रहा था और इस दौरान उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। पता नहीं किस अज्ञात तनाव से इस बच्चे ने घर पे सुसाइड किया है। पुलिस के मुताबिक कोटा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ी हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने विदेशों से मिले हथियारों को खुद टेस्ट करके उनकी ताकत को परखा और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। जिस जगह पर यूक्रेन के सैनिक उन हथियारों को चलाने का अभ्यास कर रहे थे वो वहीं पहुंच गए और उनके सामने यूक्रेन के सैनिकों ने कई तरह के हथियारों से दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। यूक्रेन की सेना के प्रमुख ने पहले जवानों के अभ्यास को देखा और फिर उन्होंने खुद भी एक ऑटोमेटिक गन चलाकर उसकी ताकत को परखा। साथ ही उन्होंने अपने जवानों को दूर के दुश्मन को ढेर करने की ट्रेनिंग दी। अपने सेना प्रमुख के सामने यूक्रेन के जवानों ने काफी देर तक जंग से निपटने का अभ्यास किया। बताया गया कि आधुनिक हथियारों से ट्रेनिंग लेने वाले उन जवानों को सीधे जंग लड़ने के लिए भेजा जाएगा ताकि रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यूक्रेन लंबे वक्त से हथियारों की कमी से जूझ रहा है, इसीलिए उसे पश्चिमी देश हथियार भेज रहे हैं। उधर जापान के अपने बंद पड़े फुकुशिमा परमाणु प्लांट से ट्रीट किया हुआ रेडियो एक्टिव पानी प्रशांत महासागर में छोड़ने के बाद उसके पड़ोसी उसके विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। चीन के बाद अब रूस भी जापान के सी फूड पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि डर यह है कि प्लांट के उस पानी की वजह से जापान से आने वाले सी फूड में रेडिएशन हो सकता है। इसलिए पहले चीन ने जापान से इंपोर्ट होने वाले सी फूड को पूरी तरह बैन किया और अब उसका दोस्त रूस भी ऐसा ही कदम उठाने के बारे में सोच रहा है। रूस इस साल अब तक जापान से 118 टन सी फूड इंपोर्ट कर चुका है और वो चीन को सी फूड सप्लाई करने वाले बड़े देशों में भी शामिल है। इसी वजह से रूस जापान के सी फूड के इंपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि जापान ने पिछले महीने राजधानी टोक्यो के उत्तर में मौजूद फुकुशिमा परमाणु प्लांट के पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू किया था। और फुकुशिमा वो परमाणु प्लांट है जो 12 साल पहले भयानक सुनामी में तबाह हो गया था, इसलिए उसका पानी दुनिया को डरा रहा है। मगर जापान शुरुआत से कहता आ रहा है कि फुकुशिमा परमाणु प्लांट का ट्रीट किया हुआ रेडियो एक्टिव पानी बिल्कुल सुरक्षित है। इधर भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में 132 देशों के बीच अपना 40वां स्थान बरकरार रखा। पिछले साल भी भारत इस लिस्ट में 40वें नंबर पर था, जिसका मतलब है कि भारत नई तकनीक और नए स्टार्टअप के मामले में दुनिया के कई देशों से आगे है। 2015 में भारत इस रैंकिंग में 81वें स्थान पर था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की इस रैंकिंग को संयुक्त राष्ट्र से जुड़े विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया। इस बीच दिल्ली के नंद नगरी में एक लड़के की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक रोज पहले वहां चोरी के आरोप में एक लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यही नहीं, पुलिस ने उस घटना के वीडियो की भी जांच की और कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल एक नाबालिग को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक उन आरोपियों ने चोरी के शक में मोहम्मद इसरार नाम के उस लड़के को बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उस लड़के के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। उधर अमेरिका की विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने ऐसा बयान दिया कि अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक भूचाल आ गया। उन्होंने एक कार्यक्रम में 2 टूक कह दिया कि अगर वो अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो जंग में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। जबकि यूक्रेन की जंग असल में रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई है। अमेरिका जी भरकर यूक्रेन को हथियार से लेकर दूसरी तरह की मदद पहुंचा रहा है और अगर यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध में टिका हुआ है तो उसकी बड़ी वजह उसे अमेरिका से मिल रहा साथ है। मगर विवेक रामास्वामी ने साफ साफ कह दिया कि चूंकि पुतिन एक तानाशाह हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन अच्छा है। अपने बयान के समर्थन में विवेक रामास्वामी ने दलील दी कि अमेरिका का असली दुश्मन चीन है और यूक्रेन का साथ देकर अमेरिका रूस को चीन के और करीब ले जा रहा है।
जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इस बीच अमेरिका और चीन की दुश्मनी बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि अमेरिकी संसद के एक कर्मचारी ने वहां की मीडिया से दावा किया कि चीन की सरकार से जुड़े हैकरों ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के 60,000 ईमेल चुरा लिए। जून में सामने आया था कि चीन की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में हैकिंग करवाई गई, मगर अब पता चला कि वो हैकिंग कितनी बड़ी थी, क्योंकि चीन के हैकरों ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 10 कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट से करीब 60,000 ईमेल चुरा लिए। चीन के हैकरों ने अमेरिका के जिन सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया वो हिंद और प्रशांत महासागर इलाके पर काम कर रहे थे, और चीन और अमेरिका के बीच हिंद और प्रशांत महासागर का इलाका ही विवाद की जड़ बना हुआ है। दोनों देश वहां अपनी अपनी खेमेबंदी में लगे हैं। इस बीच अमेरिका ने मल्टीनेशनल कंपनियों को चीन से जुड़े हैकरों के एक ग्रुप से भी सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। उधर यूरोप के देश सर्बिया ने कोसोवो में 4 दिन पहले पुलिस और सर्ब समुदाय के हमलावरों के बीच हुई मुठभेड़ में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया, जबकि कोसोवो लगातार आरोप लगा रहा है कि उसके उत्तरी इलाके पर धावा बोलने वाले हमलावर सर्बिया से आए थे और उन्हें ट्रेनिंग से लेकर हथियार सर्बिया ने ही दिए थे, जिसकी बदौलत सर्ब समुदाय के करीब 30 हथियारबंद लोगों ने उत्तरी कोसोवो के एक गांव में एक मशहूर मॉनेस्ट्री को भी अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद कोसोवो की पुलिस ने मुठभेड़ में हमलावरों को खदेड़ दिया था। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया, पर सर्बिया कोसोवो को अपना ही हिस्सा मानता है। कोसोवो का उत्तरी हिस्सा सर्बिया की सीमा से लगता है, इसलिए उस इलाके में बवाल मचा रहता है। वहाँ ताजा तनाव के लिए भी कोसोवो ने सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, मगर सर्बिया ने कोसोवो के आरोपों को सफेद झूठ बता दिया। इधर खबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लगाए गए प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद अगले महीने ईरान और रूस में मिसाइलों की एक बड़ी डील हो सकती है। यह दावा युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने किया, जिसके मुताबिक रूस और ईरान हथियारों की डील की तैयारी में है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो 18 अक्टूबर 2023 को खत्म हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से ईरान दूसरे देशों से न तो हथियार खरीद सकता है और न ही उन्हें बेच सकता है। हालांकि ईरान के ऊपर चोरी छिपे हथियारों को बेचने के आरोप लगते आए, लेकिन अब जब उसके ऊपर लगे प्रतिबंध खत्म होने वाले हैं तो ईरान ने हथियारों के सौदे की तैयारी कर ली। युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक प्रतिबंध हटने के बाद ईरान और रूस में मिसाइलों की बड़ी डील हो सकती है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी बहस में भी शामिल नहीं हुए। वहां अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए कैलिफोर्निया में डोनाल्ड ट्रंप के बिना ही राष्ट्रपति पद के 7 उम्मीदवारों के बीच बहस हुई। इससे पहले ट्रंप ने इस बहस को वक्त की बर्बादी बताया और इसमें हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। इस बीच हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर में प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर की भूमिका निभाने वाले मशहूर एक्टर माइकल गैम्बॉन का निधन हो गया। लंबे वक्त से वो बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे, और 82 साल के एक्टर माइकल गैम्बॉन के निधन की जानकारी उनके परिवार वालों ने दी। माइकल गैम्बॉन ने हैरी पॉटर फिल्म में प्रोफेसर एल्बस डंबलडोर का किरदार निभाने के अलावा कई दूसरी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले थे। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की आशंका जताई, और इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल शामिल हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। बताया गया कि आने वाले कुछ दिन महाराष्ट्र के कुछ जिलों पर भारी पड़ने वाले हैं। उधर ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते कारोबारी रिश्तों पर चीन आग बबूला हो गया। उसने सीधे शब्दों में ऑस्ट्रेलिया को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि चीन ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया ने कारोबारी रिश्तों की आड़ में ताइवान को उसके खिलाफ बरगलाने का काम किया। इस दौरान चीन के राजदूत ने पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के ताइवान दौरे का भी जिक्र किया और ये आशंका जताई कि उनका मकसद ताइवान को चीन के खिलाफ भड़काना था। लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों का हवाला दिया और चीन के खिलाफ साजिश रची। इस दौरान चीन ने ऑस्ट्रेलिया को कड़े शब्दों में उसकी वन चाइना पॉलिसी का ध्यान रखने की हिदायत भी दी। साथ ही चीन ने यह आशंका भी जताई कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के इशारों पर ही ताइवान के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और इसी वजह से चीन को ये दोनों ही देश फूटी आंख नहीं सुहाते। होने में सुबह पलक झपकने की देर है, होने में सुबह पलक झपकने की देर है, सूरज में जमी बर्फ पिघलने की देर है। सौभाग्य की एक बात कही यति ने, जिस काम को समझ रहे हो असंभव, उस काम को करने पे उतरने की देर है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात।